ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सीन ऐसा होता है कि जो सैटेलाइट डीएनए होता है, ठीक है, सैटेलाइट डीएनए जो है उसका पैटर्न, ठीक है, और जो हम लोग का नॉर्मल डीएनए होता है उसका पैटर्न जो है वो अलग अलग होता है। पैटर्न कहने का मतलब क्या है कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, तो सैटेलाइट डीएनए जो होता है उसके जो पीक्स आते हैं, ठीक है, वो जो है छोटे पीक्स आते हैं, और जो हमारा नॉर्मल डीएनए होता है उसके पीक्स जो है वो बड़े आते हैं, ठीक है। पीक्स के बारे में अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब क्लैरिफिकेशन आएगा उस पर, ठीक है। तो अब ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना अलग होता है, इंडिविजुअल। जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट हमारे लिए यूनिक होता है, इन द सेम वे हमारे जो डीएनए है, डीएनए में जितने भी सैटेलाइट डीएनएज होंगे, ठीक है, वो हमारे लिए अपने खुद के लिए यूनिक होंगे, ठीक है। मतलब मेरे सैटेलाइट डीएनए का जो सीक्वेंस होगा वो आप सबसे डिफरेंट होगा, और आप सभी के सैटेलाइट डीएनए का जो सीक्वेंस है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो यूनिक पैटर्न रहता है हमेशा। अब ये यूनिक पैटर्न जो है ये बनता क्यों है, ठीक है। हमारा जो डीएनए है 50% फादर से आता है, 50% मदर से आता है, ठीक है। अब दोनों से हाफ हाफ हमको क्योंकि डीएनए मिलता है, तो उससे होता क्या है कि दोनों का डीएनए जब मिक्स होता है और हमारा जब जो डीएनए है उसका फॉर्मेशन होता है, तो जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर बेसिकली वेरिएशन आता है, क्योंकि फादर के अंदर से जो हमको क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं और मदर से जो हमको क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम्स में जो जीन का लोकेशन होता है या जीन का जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंट होता है। तो जब दोनों के क्रोमोसोम्स आकर के हमसे मिलते हैं, ठीक है, तो उस सीन में क्या होता है, उस केस में ऐसा होता है कि क्योंकि दोनों का मिक्सचर होता है, इस वजह से नया पैटर्न निकल करके आता है हमारे डीएनए के अंदर, ठीक है। ये चीज़ सैटेलाइट डीएनए पर भी अप्लाई होती है। तो सैटेलाइट डीएनए इसी वजह से हम सबका यूनिक और डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी फादर और मदर से सिमिलैरिटी किस बेसिस पे रहेगी, क्योंकि दोनों से हमको हाफ हाफ क्रोमोसोम मिला है, ठीक है। तो हमारे अंदर का जो जीन का पैटर्न है या जो जीन का सीक्वेंस है वो हमारे फादर से मैच करना चाहिए उनका हाफ होने की वजह से, और हमारे मदर से भी मैच होना चाहिए उनका हाफ होने की वजह से, ठीक है। तो हमारे अंदर जो भी जीन सीक्वेंस होता है वो मदर और फादर के जीन सीक्वेंस के साथ में थोड़ा बहुत क्या करता है, मैच करता है। ठीक है। तो हमारे सैटेलाइट डीएनए के अंदर जो पैटर्न है या नॉर्मल डीएनए के अंदर जो पैटर्न है वो फादर और मदर से मैच करेगा, ठीक है। यही जो प्रॉपर्टी है इसको बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। अब जो हमारे सैटेलाइट डीएनए के अंदर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। क्यों होते हैं, म्यूटेशंस के वजह से, ठीक है। अब ये जो म्यूटेशंस हैं ये बहुत स्लाइट म्यूटेशंस हो सकते हैं, ठीक है, और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, मतलब हर जनरेशन में थोड़े थोड़े म्यूटेशंस जो हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, ठीक है। अब ये म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होकर के फिर नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होते हैं। ठीक है। अब सैटेलाइट डीएनए के अंदर ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं उनमें भी म्यूटेशन जो है वो एक्यूमुलेट होते जाएगा, ठीक है। अब ये जो म्यूटेशंस हैं ये क्या करते हैं, 0.1% वेरिएशन जो है क्रिएट करते हैं। यानी कि जो तुम्हारे पेरेंट्स से तुमको क्रोमोसोम्स मिले होंगे, ठीक है, उनमें से अगर म्यूटेशन होता है और वो म्यूटेशन तुम्हारी बॉडी में इनहेरिट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो तुम अपने पेरेंट्स से 0.1% जो है डिफरेंट हो। बाकी जो 99.9% क्रोमोसोम्स है वो तुम्हारे पेरेंट्स से सिमिलर है, बस डिफरेंस कितना आता है, 0.1% का डिफरेंस जो है तुम में और तुम्हारे पेरेंट्स में बेसिकली आता है, ठीक है। अब सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक माइक्रो सैटेलाइट होता है और एक मिनी सैटेलाइट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, माइक्रो सैटेलाइट जो है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है और मिनी सैटेलाइट जो होता है उसका साइज होता है छोटा, ठीक है। तो माइक्रो सैटेलाइट जो है वो कम से कम 20 से 25 बेस पेयर लंबा हो
सकता है, और मिनी सैटेलाइट जो होता है वो 11 मतलब 10 या 12 बेस पेयर जितना लंबा होता है, ठीक है। तो ये माइक्रो सैटेलाइट्स या ये जो मिनी सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है, मतलब इन्हीं के अंदर ज़्यादातर म्यूटेशंस होते हैं, तो इनको हम लोग हाइपर वेरिएबल रीजन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं VNTRs, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं VNTR, यानी कि वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। ठीक है, VNTR, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, ठीक है। तो ये जो VNTRs जो होते हैं ये 11 बेस पेयर से लेकर के 60 बेस पेयर लंबे तक कहीं भी किसी भी साइज के हो सकते हैं, और इनके दोनों तरफ, ठीक है, इनके दोनों तरफ जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट होते हैं, यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो VNTRs है इनको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं RFLP, ठीक है। VNTR को एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है, RFLP। RFLP का फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमरेज। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि इसके अंदर जो सीक्वेंसेस का चेंज है, मतलब म्यूटेशंस जो हैं वो डेफिनेटली होते रहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। और रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट ये सिग्निफाई करता है कि RFLP या VNTR जो है इसके दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब ये पूरा जो सैटेलाइट DNA है उसमें हमारे काम की चीज़ क्या है, ये जो VNTR या RFLP है ये हमारे काम की चीज़ है, जो कि डिस्प्यूटेड पेरेंटेज है या कोई क्राइम सॉल्व करना है, उसके लिए जो है ये दोनों चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है। अब होता कैसे है, ठीक है। ठीक है, अब ये जो VNTR है या ये जो RFLP है इसको यूज़ करके DNA फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक जो है उसको परफॉर्म कैसे करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि जो भी हमारे बॉडी में वेरिएशंस आते हैं वो सैटेलाइट DNAs पे आते हैं। सैटेलाइट DNA जो है उसमें हाइपर वेरिएबल रीजन होता है जिसको कि VNTR या RFLP बोलते हैं, ठीक है। ये 99.9% पेरेंट से सिमिलर होता है, सिर्फ इसमें वेरिएशन कितना होता है, 0.1% का जो वेरिएशन है सिर्फ उतना रहता है, बाकी 99.99% जो है हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर हैं, ठीक है। बस 0.1% का जो वेरिएशन है वही हम में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये जो वेरिएशन है इसका सोर्स क्या है, इस वेरिएशन का सोर्स है म्यूटेशन। म्यूटेशन के वजह से हमारे सैटेलाइट DNA के अंदर वेरिएशंस आते रहते हैं, ठीक है। और ये ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ओवर मेनी जनरेशंस जो है ये सारे म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होते जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल के बेसिस पे काम कैसे होता है, ठीक है। काम ऐसे होता है कि सबसे पहले तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमको फॉलो करना है, ठीक है। अब इसकी टेक्निक जो है इसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है सोर्स ऑफ DNA, ठीक है। DNA जो है उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी का कोई भी सेल है उसको लेकर के अपन काम कर रहे हैं, सिर्फ सर्टेन सेल्स जो है जिनको हम लोग ले करके काम इजीली कर सकते हैं। ऐसे तो सभी सेल्स में DNA प्रेजेंट है नेवरदेलेस, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जिनका ब्रेक डाउन करना जो है वो थोड़ा टफ होता है, तो इसीलिए हम लोग अपनी सुविधा के लिए ऐसे सेल्स लेते हैं कि जिनसे
जिनसे हम लोग जिनके साथ इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हम लोग ब्लड के सेल्स ले सकते हैं, टोटल ब्लड ले सकते हैं, ठीक है, ब्लड का सीरम ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर सलाइवा ले सकते हैं, बाल ले सकते हैं, स्किन के सेल्स ले सकते हैं, ठीक है, सीमन लिया जा सकता है, वेजाइनल स्वाब लिया जा सकता है फीमेल्स के केस में, ठीक है। तो इस तरीके से सर्टेन सेल्स हैं जिनको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके हम लोग जो है उससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाए, ठीक है। डीएनए का एक्सट्रैक्शन करने के लिए अगेन सीन में कौन आता है, यहाँ पे आता है रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो भी यहाँ पे काम आएगा। सिंपल हम लोग वही प्रोसेस जो है उसको रिपीट करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन की जो ट्यूब रहेगी, ट्यूब के अंदर हम लोग जो भी हमारे सोर्स सेल्स हैं, चाहे स्किन के सेल्स हो सकते हैं, हेयर हो सकता है, या फिर सीमेन वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो जो कोई भी सोर्स ऑफ डीएनए है वो सेल्स को हम लोग किसके अंदर डालेंगे, वायल के अंदर डालेंगे। उसके अंदर सर्टन केमिकल्स जो है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए केमिकल्स की ज़रूरत होती है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए केमिकल्स की ज़रूरत होती है। तो जो भी रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं उनको हम लोग वायल के अंदर पर्टिकुलर जो भी अमाउंट होता है उसमें मिक्स करके हम लोग सेल्स को स्पिन करेंगे, ठीक है। स्पिन करने के बाद में डीएनए जो है वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट या पैलेट के फॉर्म में जो हमारा वायल होगा उसके बॉटम में सेटल होता है, ठीक है। अब उस डीएनए को लेकर के क्या किया जाता है, उस डीएनए को लेकर के अगर डीएनए का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर हमको एम्प्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डीएनए का अमाउंट कम है तो हमको एम्प्लीफिकेशन करना पड़ता है, और एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के प्रोसेस को, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है कि जो डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करके हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एम्प्लीफाई करेंगे अगर रिक्वायर हुआ तो, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन करने के बाद अगला स्टेप होगा फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन में अगेन हमको कौन काम आएगा, हमको काम आएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, क्योंकि हमको VNTR या RFLP पे काम करना है और उसके बगल में रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके रेस्ट्रिक्शन साइट्स को हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग डालेंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो जो भी रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको हम लोग जब डीएनए के साथ मिक्स करेंगे तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो हैं सिर्फ वहीं पर से डीएनए की क्या होगी, कटिंग होगी, और डीएनए जो है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रैगमेंटेशन हुआ, इसके बाद हम लोग अगली चीज़ क्या करेंगे, हम लोग करेंगे VNTR यानी कि RFLP का जो रीजन है उसको सेपरेट करना, ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, VNTR जो है उसको सेपरेट करेंगे। अब VNTR को सेपरेट करेंगे तो करेंगे कैसे, देखो VNTR को सेपरेट करने के लिए हमको एक दूसरा प्रोसेस जो है उसको करना पड़ेगा, विच इज़ नोन एज एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि डीएनए को उसके साइज के बेसिस पर क्या करती है, सेपरेट करती है। डीएनए को उसके साइज के बेसिस पे, साइज के अकॉर्डिंग जो है सेपरेट करती है। तो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है इसमें हम लोग एक जेल लेते हैं, जेल बेस्ड मीडियम होता है जो कि होता है अगार। अगार के बारे में कभी सुना है, ठीक है। अगार अगार यानी कि वो जेलिडियम नाम के जो एल्गी है उससे बनता है, ठीक है, उससे प्रोड्यूस होता है। तो अगार जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसको पानी में घोलो और उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद उसको किसी मोल्ड में डाल करके अगर आप ठंडा करोगे तो वो जेल के जैसा सेटल हो जाता है, ठीक है। तो एगरोस जो है उसको पर्टिकुलर अमाउंट में कुछ ग्राम्स में लेना पड़ता है, पानी में घोलते हैं, पानी में घोल करके उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, अच्छा उबालते हैं, ठीक है। उबल जाता है जब 2-3 मिनट, उसके बाद ना क्या होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऐसा एक चेम्बर होता है, ठीक है। ये चेम्बर जो है 2 साइड से बंद और जो लेंथ वाइज उसकी साइड होती है, ठीक है। सपोज अगर ये उसका चेम्बर है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा,
ओपन होगा चेम्बर और 2 साइड से बस क्लोज होगा, ठीक है। तो अगर आपको जेल को बनाना है, जेल को कास्ट करना है और ये 2 साइड ओपन है तो जेल बह के निकल जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल सेलो टेप होता है, ठीक है, सेलो टेप को यूज़ करके ये जो दोनों साइड्स होती हैं इनको हम लोग टेप करते हैं और इनको सील करते हैं। उसके बाद ये गरम किया हुआ जो आपका जेल का सस्पेंशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें पोर कर देते हैं। ध्यान ये रखना पड़ता है पोर करने के टाइम पे कि किसी भी तरीके के एयर बबल्स नहीं आने चाहिए। अगर एयर बबल्स आ जाएंगे तो फिर हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो बबल्स ना आए इस तरीके से ध्यान से जेल को पोर करना पड़ता है। और अगर गलती से कहीं बबल्स आ जाते हैं तो जेल के सॉलिडिफाई होने के पहले ही जो टूथपिक होता है, टूथपिक से लेकर के जो बबल्स हैं उनको बर्स्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जेल का तो सस्पेंशन हमने डाल दिया, उसके बाद में इस तरीके से एक कॉम्ब होता है, यानी कि कंघी के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कॉम्ब हम लोग बोलते हैं। उस कॉम्ब को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जेल के ऊपर, जेल के सेट होने के पहले ही हम लोग यहाँ बैठा देते हैं उसको धीरे से, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो कॉम्ब है इसके दांत अच्छे चौड़े होते हैं, ठीक है। चौड़े होने से जब जेल सेटल हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उसके बाद कॉम्ब को हटाते हैं, टेप को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो कॉम्ब जहाँ पर प्रेजेंट था वहाँ छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, तो उस गड्ढे में हम लोग डीएनए का सस्पेंशन जो है उसको डाल सकेंगे, ठीक है। ऐसा होता है। तो बेसिकली जो जेल बनता है, जेल में अगर ये जेल का व्यू है, इस तरीके से अगर जेल बन रहा है तो जेल में जिस जगह पे कोम्ब रखा था उस जगह पे ऐसे छोटे छोटे वेल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा डीएनए का सस्पेंशन है, ठीक है, डीएनए जो है उसको डिफरेंट केमिकल्स के साथ मिक्स किया जाता है और उसमें एक स्टेन डाला जाता है, ठीक है, डीएनए को कलर प्रोवाइड करने के लिए, अदरवाइज हमको डीएनए नहीं दिखेगा जेल के अंदर, ठीक है। तो एक स्टेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग ETBR कहते हैं, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड या ETBR जो है ये नॉर्मली कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, तो इससे ज़्यादा जो है एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। लेकिन ETBR जो है वो क्या करता है, वो डीएनए को फ्लोरेसेंस यानी कि कलर प्रोवाइड करता है। तो अगर ETBR डीएनए के साथ मिक्स हो जाए तो डीएनए जो है वो ब्राइट पर्पल कलर के फॉर्म में हमको दिखता है, ठीक है। ETBR को ऐड किया जाता है, ETBR को ऐड करके फिर क्या करते हैं, डीएनए का जो सस्पेंशन है उसको ये वेल्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो है 2 पॉइंट्स होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो किस साइड भागेगा, पॉजिटिव के साइड भागेगा, ठीक है। तो एनोड जो है उसको इस तरफ रखते हैं और कैथोड जो है उसको इस तरफ रखते हैं, मतलब 2 लीड होती है, ठीक है। मशीन में 2 लीड होती है, एक साइड जो नेगेटिव लीड है उसको लगा दिया जाता है और दूसरी साइड जो पॉजिटिव लीड है उसको लगाया जाता है, ठीक है। और फिर मशीन को स्टार्ट करते हैं। मशीन को स्टार्ट करने पे एक बफर सॉल्यूशन रहता है, ये पूरा जो सेटअप है ये बफर सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहता है। तो बफर सॉल्यूशन रहने की वजह से चार्जेस का फ्लो इजीली होता है, ठीक है। चार्जेस का फ्लो होने से फिर क्या होगा, ये जो डीएनए है ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, ठीक है। अब जिस डीएनए का साइज जैसा है, ठीक है, कोई डीएनए अगर छोटा है तो वो पहले ही सेपरेट आउट हो जाएगा और कोई डीएनए अगर बड़ा है तो वो नीचे की तरफ जाकर के सेपरेट आउट होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको डीएनए का ना बैंड मिलता है, ठीक है, डीएनए का बैंड मिलता है। फिर जो पूरा सेटअप है, जो बफर है, उसमें से जेल को निकाल लेते हैं। जेल को निकालने के बाद में क्या करते हैं कि ये जो VNTRs है, ठीक है, इसको फिर हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं, क्योंकि VNTR का साइज बहुत छोटा होता है। तो उसको क्या करते हैं, ये जो छोटे साइज का डीएनए है इधर से ये जो जेल है, जेल को काट के अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जेल को डिसॉल्व करने के लिए भी केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स हम लोग डालते हैं, जेल डिसॉल्व हो जाता है और उसमें से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके अलग निकाल लेते हैं। तो VNTR क्या हो गया, हमारे हाथ में आ गया। अब VNTR हाथ में आने के बाद में VNTR को फिर ट्रीट करते हैं, उसको डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक हम लोग यूज करते हैं दैट इज नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग,
ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग जो है एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको कि E.W. सदर्न नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था। ठीक है, ये टेक्निक जो है इसको E.W. सदर्न नाम के एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। इसमें जो कोई भी डीएनए है उसको बेसिकली एक नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टेक्निक सदर्न ब्लॉटिंग की यूज करेंगे। जो हमको VNTR सिंगल स्ट्रैंडेड VNTR मिला है उसको हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर के ऊपर हम लोग उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर के ऊपर ट्रांसफर करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट चीज इसमें क्या ऐड करेंगे, एक सॉल्यूशन ऐड करेंगे जिसमें कि डीएनए प्रोब्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डीएनए प्रोब क्या है, डीएनए प्रोब जो है ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड आर्टिफिशियल डीएनए होता है। ठीक है, इसका जो सीक्वेंस है ये हम लोग अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं, सिंथेटिकली इसको आर्टिफिशियली लैब में बनाया जाता है। ठीक है, अब ये जो डीएनए प्रोब का सॉल्यूशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें ऑलरेडी हमारा VNTR पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो हमारा डीएनए प्रोब है वो जाएगा किसके पास, VNTR के पास जाएगा, और जो भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब होगा वो क्या करेगा, VNTR के साथ में इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो VNTR और डीएनए प्रोब दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया फाइनली। ठीक है, अब क्या किया जाता है, इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन करने का मतलब क्या है कि जो डीएनए प्रोब है जब वो VNTR से ऐड हो गया मतलब वो हाइब्रिडाइज हो गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप में हम लोग करते हैं कि जैसे किसी का हाथ पैर टूट जाए तो एक्सरे में चेक करते हैं ना हम लोग कि कहाँ पे टूटा है, क्या हुआ है। उसी तरीके से ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे लाइट से एक्सपोज करते हैं। एक्सरे से एक्सपोज करने से क्या होता है कि ये जो डीएनए प्रोब्स होते हैं दे आर रेडियो एक्टिव, मतलब इनमें रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन जो है उसको यूज़ किया जाता है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर इनके बीच में यानी कि VNTR और डीएनए प्रोब के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा तो वो हमको यहाँ पर एक्सरे के ऊपर ग्लो करता हुआ दिखेगा। ठीक है, उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई ये जो डीएनए है ये VNTR के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। अब इससे क्रिमिनल का कैसे पता चलेगा या पेरेंट्स का कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन लास्ट वही आता है। ये जो डीएनए प्रोब हम लोग बनाए हैं ना, ठीक है, ये क्रिमिनल के डीएनए से बनेगा या ये पेरेंट के डीएनए से बनेगा। ठीक है, सपोज कि कोई पेरेंट है, ठीक है, कोई मतलब एक बच्चा है, ठीक है, और दो आदमी हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है या ये मेरा बच्चा है करके। ठीक है, अब क्या होगा कि फादर का जो डीएनए होगा, दोनों जो सस्पेक्टेड फादर्स हैं दोनों का डीएनए लिया जाएगा, उनका डीएनए ले करके उससे जो है डीएनए प्रोब को बनाएंगे। ठीक है, अब जिस फादर का दोनों में से जो कोई भी बच्चे का बाप होगा, ठीक है, उसका डीएनए जो है वो बच्चे के VNTR के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इजीली कर लेगा। ठीक है, तो जिसका भी डीएनए बच्चे के VNTR के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा वही जो डीएनए है यहाँ पर एक्सरे पर शो होगा। जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा तभी शो करेगा, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने से शो भी नहीं करेगा। तो हम लोग दो सैंपल बनाएंगे, एक सैंपल में जो है सस्पेक्ट नंबर A का डीएनए प्रोब रहेगा और दूसरे सैंपल में सस्पेक्ट नंबर B का प्रोब रहेगा। अब अगर B में हाइब्रिडाइजेशन दिख जाता है दैट मीन्स कि जो सेकेंड यानी कि B कैंडिडेट जो है वही बच्चे का फादर है। ठीक है, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखा मतलब ये बोला जाएगा कि कैंडिडेट A जो है वो बच्चे का फादर नहीं। ठीक है, सिमिलरली क्राइम सीन जो है, क्राइम को सॉल्व करने के टाइम पे अगर 3 लोग हैं जो एक मर्डर के सस्पेक्ट हैं, ठीक है, और जो भी विक्टिम है, विक्टिम के नेल्स में जो भी सस्पेक्ट है उसके स्किन के सेल्स मिले हैं। ठीक है, तो ये जो ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस हम लोग यहाँ पर किए हैं ये पूरा प्रोसेस हम लोग तीनों सस्पेक्ट्स के लिए करेंगे, तीनों के अलग अलग डीएनए प्रोब बनाएंगे। ठीक है, तीनों के अलग अलग डीएनए प्रोब बना करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो विक्टिम के नेल्स में स्किन के सेल्स मिले थे उसमें से जो VNTR है उसको लेंगे हम लोग,
और जो तीनों सस्पेक्ट्स हैं उनके बॉडी से नॉर्मल डीएनए का प्रोब लेकर के हम लोग बनाएंगे। अब तीनों सैंपल्स हम लोग पुटअप करेंगे, सारा प्रोसेस एज इट इज करेंगे। अब मान के चलो सैंपल ए बी सी है, तीनों में से जिस भी सैंपल में हाइब्रिडाइजेशन हमको दिखा तो उसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर सस्पेक्ट जो है वो असली क्रिमिनल है और उसने उस विक्टिम का जो मर्डर है किया है। इस तरीके से काम होता है। समझ आया? टेक्निक जो है थोड़ी सी टीडियस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, समझने में आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, बट एक्चुअली ये जो टेक्निक है ये जितने भी तरीके के डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे पेरेंटेज का डिस्प्यूट है और जैसे रेप विक्टिम्स होते हैं, रेप विक्टिम्स में भी सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में यूज़ होता है, ठीक है। क्रिमिनल जो भी सीन्स होते हैं उनको जो है सॉल्व करने में ये सारी की सारी चीज़ें जो है काम आती हैं, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। आई होप कि ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया है। इस टॉपिक में डाउट निकल के आ सकता है, अपराजिता को नहीं समझ में आया है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग फिर बाद में डिस्कस करें, ठीक है।